हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और मैं आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। स्टूडेंट्स, इस लॉ की हेल्प से हम किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आज फाइंड करेंगे, किसी सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, किसी टोराइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। इट मीन्स हमें आज बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं और ये लॉ बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉस लॉ पढ़ रखा है। मीन्स हम कह सकते हैं जिस तरीके से गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में हमारी हेल्प करता था, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने में हमारी हेल्प करेगा। इसका मतलब कहीं अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहीं फाइंड करना है तो हम इस लॉ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। बच्चों, ये लॉ है क्या? क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ हमको ये बताता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल मीन्स कहीं मान लीजिए कि एक ये वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो आपको पता है ना ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना मैंने सिखाया था आपको। मैंने बताया था इस वायर को पकड़ लीजिए किस तरीके से, लाइक ए स्क्रू ड्राइवर, और इसको टाइट कीजिए। ये टाइट कर रहे हैं ये। तो इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वो किस तरीके से शो हो रही है? वो कुछ इस तरीके से शो हो रही है, यहाँ से क्रॉस और यहाँ से डॉट। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ऐसी, ठीक है। तो ये कहता है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मीन्स बच्चों अगर हमने यहाँ पे एक डीएल लेंथ एलिमेंट सपोज किया, ठीक है। अब डीएल लेंथ एलिमेंट अगर हमने सपोज कर लिया तो इस डीएल लेंथ, छोटे से लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड है। यहाँ पे क्रॉस थी ना, बी इनसाइड, ठीक है। तो ये बताता है द लाइन इंटीग्रल मीन्स बी डॉट डीएल को इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट हम कब करते हैं? जब हमको टोटल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हो, मीन्स छोटी सी लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड बी मल्टीप्लाई किया, टोटल लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम उसका क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन। तो B डॉट डी एल मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, ये किसके बराबर होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट I थ्रीडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाई पाथ। मीन्स ये जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, इस एरिया से कितनी करंट अंदर से पास हो रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, उस करंट को म्यू टाइम्स कर दो तो वो लीनियर इंटीग्रल के बराबर होता है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया। बच्चों, वैसे पता है आपको कि बेसिक जो लॉज होते हैं उनकी कोई प्रूविंग नहीं होती, बट कई बुक्स में इन सबकी भी एक प्रूविंग का एक तरीका बना दिया गया। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको शो करना पड़ता है, तो हम इसका प्रूफ पढ़ते हैं, ठीक है। बट रियल में जो लॉ होते हैं, ये लॉ जब दिए गए तो इनका प्रूफ नहीं दिया गया था। ये तो सब बाद में बनाई हुई चीज़ें। चलिए ठीक, देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, ठीक, हम सपोज कर लेते हैं एक आई एम्पियर की करंट एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में फ्लो हो रही है। कैसा वायर है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में फ्लो हो रही है। नाउ वी टेक अ लेंथ
अराउंड द लूप। हमने क्या किया, एक वायर के चारों तरफ एक लूप कंसिडर कर लिया और उसकी रेडियस कितनी मान ली, r। हमको इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड करनी चाहिए। तो भाई हमको पता है कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान r। ये बच्चों क्या हुआ, r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ, मीन्स उसकी वैल्यू हुई। स्टूडेंट्स इसको पॉइंट P कह दें तो यहां लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, ताकि क्लियर रहे कि हाँ भाई उसी लूप पे निकाला गया है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम B डॉट dl की वैल्यू लेंगे। तो B डॉट dl इज इक्वल टू कितना आने वाला है बच्चों, यह आएगा B dl cos थीटा। तो B और dl के बीच कितना एंगल होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो B और dl के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए ना B भी अंदर की तरफ है। चाहे राइट हैंड रूल से देखिए तो राइट हैंड रूल में भी क्या बता रहा है, B अंदर की तरफ है, और dl भी हमने ऐसे कंसिडर किया तो dl भी क्या है, अंदर की तरफ है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों जब एक डी डायरेक्शन में हो गए तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया। मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं B इंटू dl। पुट वैल्यू ऑफ B, पुट वैल्यू ऑफ B। जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान r इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl। क्यों, dl तो कांस्टेंट नहीं है, dl वेरी कर रहा, तो उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब बच्चों dl का इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, ये तो आपको पता है, कितना आता है 2 पाई r। dl का इंटीग्रेशन कितना आता है 2 पाई r। क्यों, क्योंकि छोटी सी लेंथ हमने कंसीडर की, जब हमको पूरी लेंथ लेनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सरकमफ्रेंस आ जाएगी। मीन्स अब इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं यहां पे B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान r इंटू B डॉट इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना आया 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई एंड r से r कैंसिल, सो B डॉट dl इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट I। ये B डॉट dl की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट I। ये हमारी प्रूविंग हो गई किसकी, एम्पियर सर्किटल लॉ की। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं, जब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ लिया, इसका प्रूफ पढ़ लिया, तो अब हमको इसके एप्लीकेशन पढ़ने चाहिए। एप्लीकेशन मीन्स विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर, सोलेनॉइड, टोरॉइड, मैनी अदर थिंग्स। तो पहले हम सोलेनॉइड स्ट्रेट वायर की बात करेंगे। पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों, स्ट्रेट वायर की। तो यहां पे अब हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, जब एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो हमारा पहला एप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर of infinite length. हमको इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। किसकी हेल्प से फाइंड करनी है भाई? एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से फाइंड करनी है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। स्टूडेंट्स, हम इसके लिए क्या करेंगे? सपोज कर लेते हैं एक स्ट्रेट वायर, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही। अब हमको आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मिल गया P। एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमको यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में तो एक क्लोज लूप होना चाहिए। अब क्लोज लूप के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक इमेजिनरी लूप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा लूप है। सबसे बड़ी बात है ये लूप कुछ ऐसा हमने ट्राई किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कुछ इसी तरह से होगी। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कैसे बनेगी? तो देखिए ना, हमने वायर को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, यस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है बच्चों इसकी, यही तो बात है। अब देखिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड B है और इसका DL ये है। बच्चों कहने का सेंस ये है कि DL और B दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। सॉरी, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बच्चों आपको पता है डेरिवेशन करते समय आपको थ्योरी लिखनी भी आनी चाहिए बोर्ड में, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। क्या? सपोज दैट इनफाइनाइट वायर हैविंग करंट I is situated in a plane. Now we consider a point P at distance R from the wire at which we have to find the value of magnetic field. जब यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, for this we used एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होगा भाई? B डॉट DL की वैल्यू म्यू नॉट I के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, जब B डॉट DL म्यू नॉट I के बराबर होगी, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं बात करूं कि B DL cos 0 डिग्री म्यू नॉट I, ये cos 0 कैसे आ गया सर? अरे मैंने अभी समझाया कि जो DL वेक्टर है, ठीक है, वो भी अंदर इस पॉइंट पे और B भी अंदर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। इसलिए तो B डॉट, देखिए B तो कांस्टेंट है, क्यों? R डिस्टेंस में हर जगह B सेम होने वाला है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लूप ऐसा ही सेलेक्ट किया जाता है जिस पर हर जगह B सेम हो, ठीक है। तो B इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, तो B इज इक्वल टू क्या होगा? B और DL की वैल्यू 2 पाई R। भाई छोटी सी लेंथ DL थी, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसका सरकमफ्रेंस मिलेगा। सरकमफ्रेंस मिलेगा तो DL इज इक्वल टू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I।
तो b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। और इस डेरिवेशन को हम लोगों ने कितना बड़ा किया था विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। और यहाँ पे इस लॉ से ये डेरिवेशन कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला एप्लीकेशन हुआ। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं कि हम किसी वायर के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड भी निकालते हैं इस लॉ से। वायर के अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एट, ठीक है, इनसाइड द वायर। ठीक है, इनसाइड कैसे, हमने मान लिया एक ऐसा वायर है। बच्चों वैसे तो वायर बहुत पतला होता है, बट यहाँ पे क्या है कि हम वायर को थोड़ा सा मोटा मान रहे हैं। क्यों? अब इतने पतले वायर में हम अंदर वाला पॉइंट कैसे शो कर पाएंगे? तो भाई सीधी सी बात है, हमको उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखना है। इस वजह से हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मोटा मान लेते हैं, हम इसको थिक मान लेते हैं। हमने मान लिया ये वायर है जिसमें आई करंट पास हो रही है। ठीक है, एंड करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया। पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट, ये नहीं है कहीं से करंट ज़्यादा हो कहीं से कम हो, एरिया से टोटल है आई है और हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यार बच्चों हमको इसके अंदर एक पॉइंट मानना है। हमने मान लिया कि सेंटर से, वायर के सेंटर से ए पॉइंट, ए एरिया पर कितनी डिस्टेंस पर बच्चों, ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ले लिया P, और इस P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये एक वायर है पूरा, इस वायर में पूरी करंट कितनी फ्लो हो रही है, I। इस वायर की रेडियस क्या है, R। तो R क्या है, रेडियस ऑफ वायर। ये क्या है, द पॉइंट P at which we have to find the value of magnetic field। लिख देते हैं, at point P we have to find the magnetic field intensity। ठीक है बच्चों, यहां पे निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि मैं यूनिट एरिया से करंट निकाल देता हूं। भाई टोटल रेडियस R है, तो टोटल R रेडियस में कितनी करंट फ्लो हो रही, I। तो यूनिट एरिया से कितनी पास होगी, लिखेंगे यहां करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया कितनी होगी, सोचिए भाई। अगर सोचिए ए एरिया से कितनी करंट पास हो रही हो, I, तो एक एरिया से कितनी पास होगी, I अपान। सिंपल। नहीं आ गया, गुड भाई। तो यहां पे I करंट फ्लो हो रही है कितने एरिया से, पाई आर स्क्वायर। जब R रेडियस है तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो जब यूनिट एरिया से बात करेंगे तो इसके टोटल एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अरे भाई अपान में पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो बच्चों, अगर इसका एरिया मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, हम एक एग्जांपल लेते हैं,
हम कहते हैं यहाँ करंट पास हो रही है 4 एम्पियर की, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से 4 एम्पियर की करंट पास हो रही है, तो 1 से कितनी पास होगी? अरे सर 1 से तो 2 एम्पियर हो जाएगी भाई। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से 4, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 2 कैसे निकला भाई? यूनिट एरिया। तो क्या करेंगे? टोटल करंट अपान टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, वो करंट फ्रॉम यूनिट एरिया हमारे पास मिल जाएगी। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हमने यूनिट एरिया की करंट निकाल दी। अब P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो भाई हमको पता है एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करने के लिए हमको सबसे पहले एक लूप चाहिए, तो हम A रेडियस का ही लूप कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे छोटी सी लेंथ चाहिए, हमने dl मान लिया, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, भाई हमने क्या किया? B मान लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं होती बच्चों, थोड़ा सा झुका के वेक्टर बनाना चाहिए, क्योंकि B अंदर की तरफ। कैसे? अब क्या करेंगे? लिखेंगे फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होगा? B डॉट dl इज इक्वल टू B डॉट dl इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। तो बच्चों B डॉट dl जो होगा इसकी वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। हमको कितनी करंट चाहिए? जो इतने एरिया से पास हो रही हो। अरे सर इतने एरिया की करंट तो हमको मालूम नहीं। भैया हम मान लेते हैं कि जब टोटल एरिया से करंट पास हो रही थी I, ठीक है, तो इतने एरिया से मान लेते हैं कुछ कब पास होगी बच्चों की? ज़्यादा पास होगी। अरे भाई इतने बड़े एरिया से करंट कितनी पास हो रही है? I, तो एरिया कम हो गया ना, तो करंट थोड़ी कम पास होगी। हमने मान लिया वो करंट कितनी है? I डैश, म्यू नॉट I डैश। अच्छा सोचिए, इसको तो मैं सिंपल वैसे ही लिखूंगा B dl cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश। I डैश की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? भाई I क्या है? टोटल करंट। हमने पता कर रखा है वैसे कि यूनिट एरिया से कितनी करंट पास होती है? I अपान पाई आर स्क्वायर। यूनिट मतलब एक। अब एक एरिया से अगर I अपान पाई आर स्क्वायर, तो दो एरिया से कितनी पास होगी? 2I अपान पाई आर स्क्वायर, तो 3 से 3I अपान पाई आर स्क्वायर। तो इतने एरिया से कितनी करंट पास होगी भैया? I डैश हम मान चुके हैं। I डैश कितना आ जाएगा? क्या आएगा भाई? कितनी? तो हम अभी क्या देख रहे थे कि एक एरिया से I अपान पाई आर स्क्वायर, दो एरिया से 2I अपान पाई आर स्क्वायर, 3 एरिया से 3I अपान पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना है? पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर से तो पाई ए स्क्वायर इंटू I अपान पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल। जब ये कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो I डैश की। I डैश कितना निकल आया भाई? I ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो आ गया I ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी गुड बच्चों। B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dl छोटा सा लेंथ, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी लेंथ। ये पूरी लेंथ कितनी होगी? इसकी सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई a। भाई सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई इंटू रेडियस।
अब इस छोटे वाले पार्ट में रेडियस कितनी है, a है, तो b इंटू 2 a इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपान r स्क्वायर। मैं चाहूं तो a से a को मैं कैंसिल कर सकता हूं, a स्क्वायर का a चला जाएगा, तो बचेगा कितना, ये फार्मूला मेरे पास आया म्यू नॉट अपान 2 पाई आई a अपान r स्क्वायर। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अच्छा, यहां से क्या आपको एक बात पता चल रही है कि मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यहां पे आपको पता है r जो रेडियस है वायर की वो नहीं बढ़ने वाली। अगर आप इस पॉइंट को यहां लेंगे तो a की वैल्यू कुछ और होगी, यहां लेंगे तो a की वैल्यू कुछ और होगी, यहां लेंगे तो a की वैल्यू कुछ और होगी। इसका मतलब b जो है वो प्रोपोर्शनल होता है a की। सेंटर से जितना ज्यादा दूर पॉइंट लेते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी, उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं इसको अब थोड़ा सा हटा सकता हूं बच्चों, गुड, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट ए अंदर ले लूं, ठीक है, और अंदर वाले पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड को B1 सपोज कर लूं, क्या सपोज कर लूं मैं यहां पे, B1, और एक पॉइंट यहां ले लूं, मान लीजिए A' डिस्टेंस पर ले देता हूं, ठीक है। तो यहां की मैग्नेटिक फील्ड एट P और ये P', तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पर कितनी होगी, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान r स्क्वायर इंटू a, मीन्स B इज प्रोपोर्शनल टू A। ओके, और जब बाहर हमने पॉइंट लिया तो कितना हो गया भाई, बाहर के लिए अभी हमने पढ़ा था म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान a', आई अपान r पढ़ा था, वहां पे r सपोज किया था। कहने का सेंस ये हुआ कि जब बाहर पॉइंट लेते हैं तो b इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान a, जबकि जब अंदर पॉइंट लेते हैं तो b इज प्रोपोर्शनल टू a। ए क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब जब तक हम वायर के अंदर होते हैं तब तक सेंटर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, बट जैसे ही हम बाहर निकल जाते हैं अब दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है। मीन्स अगर इन दोनों से हम इसका ग्राफ बनाना चाहें मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, ये B है, ये डिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है, ये A' है, यहां पे मान लीजिए R है, मीन्स वायर के अंदर का ये पोर्शन हो गया, ये वायर के बाहर का हो गया। तो बच्चों यहां तक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्यों, B इज प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है डिस्टेंस के साथ, मतलब B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान A', ठीक है। इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब किसी स्ट्रेट वायर के सेंटर से जब आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, बट उसके सरफेस पर मैक्सिमम, और जैसे ही बाहर निकले मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
a long solenoid, due to a long solenoid। ओहो सर, ये सोलेनॉइड क्या होता है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। अरे भैया अभी बताते हैं, बहुत इजी होता है। लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड पे चर्चा अब करनी है। ये स्विच बंद करने का भी काम हमें ही करना पड़ता है। लॉन्ग सोलेनॉइड कैसे, क्या होती लॉन्ग सोलेनॉइड? भाई सीधी सी बात है, एक लॉन्ग वायर जब हेलिकल तरीके से व्रैप कर दिया जाता है, जैसे ये मान लीजिए कोई हमने बोर्ड ले लिया और इस पे वायर हमने ऐसे व्रैप कर दिया, टिंग 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 टिंग, तो ये क्या है? ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड की एक खासियत होती है, एक तरफ से वायर, देखिए ध्यान से, एक तरफ से वायर अगर ऊपर से है तो जब आप इसको व्रैप करेंगे तो जहां पे खत्म होगा वहां पे देखिए लास्ट में अंदर से होगा। अरे अभी नहीं आया। अगर एक तरफ से वायर मान लीजिए बैक साइड से शुरू करो, पीछे से, ठीक है, तो अब जब ये खत्म होगा तो हमेशा ऊपर से खत्म होगा। देखो गया पीछे से ही तो निकला ऊपर से। समझ में आ रहा है ये चीज? अच्छा, मतलब ये हुआ कि सोलेनॉइड क्या है कि जब लॉन्ग वायर को हम किसी हेलिकल किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी कार्डबोर्ड पर या आयरन पर, बहुत सी चीज़ों पर करके बनाते हैं, बाद में इस पर चर्चा होगी। हम क्या करते हैं? हेलिकल तरीके से मोड़ देते हैं। अब बच्चों हम मान के चल रहे हैं कि हम बैक साइड से वायर को लपेटना शुरू किए, बैक साइड से, फिर फ्रंट, फिर बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक, फिर फ्रंट, ऐसे चलेगा। तो हमने क्या किया? बैक वाला पोर्शन तो हमको दिखेगा नहीं, हमको तो फ्रंट वाला दिखेगा, फिर ये बैक में चला जाएगा, फिर फ्रंट में दिखेगा, फिर बैक में चला जाएगा, फिर फ्रंट में दिखेगा, फिर बैक में चला जाएगा, फिर फ्रंट में दिखेगा, और खत्म कहाँ होगा? फ्रंट से। मैंने बताया था ना कि अगर स्टार्ट होगा सोलेनॉइड बैक से, देखो बैक से, पीछे से, तो खत्म कहाँ होगा व्रैप करने पे? चाहे जब खत्म करो फ्रंट से, ठीक है। वही हुआ है बच्चों। मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है, आई, जब ऐसे फ्लो हो रही तो यहां से करंट ऊपर निकलेगी या अंदर जाएगी? जरा सोचो। तो देखो ऐसे करंट आई तो ऐसे बाहर आएगी यहां से, फिर यहां से अंदर जाएगी, फिर यहां से बाहर आएगी, फिर यहां से अंदर जाएगी। इसका मतलब ऊपर के साइड से करंट कहां आ रही है? बाहर। और नीचे के साइड से करंट कहां जा रही है? अंदर। समझ में आया? अच्छा, जब ऐसा हो गया, इससे हमको ये पता चला कि अब ये जो सोलेनॉइड है, ठीक है, वो इस तरीके से कुछ बनेगी। अब बात आती है कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। तो इसका बहुत सिंपल रूल है बच्चों, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। क्या? वी हेल्ड ए सोलेनॉइड in such a way that our fingers wrap in the direction of current। हम फिंगर्स को ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे बेंड करेंगे जैसे करंट, जैसे मतलब जैसे ये सोलेनॉइड है मान लीजिए, तो यहां से करंट क्या हुई है? ऊपर आई है, यहां से कहां गई है? अंदर। तो अगर फिंगर को करंट की डायरेक्शन मोड़ना हो तो क्या होगा? ऊपर से करंट कहां आई है? ऊपर की तरफ, और नीचे से कहां गई है? अंदर। तो ऐसे ब्रेक करें। जब राइट हैंड से हम सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ेंगे कि हमारी जो फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करें, तो जो हमारा थंब है, ये थंब
क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। इसका मतलब इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इस साइड होगी। इस साइड होने का मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरीके से। सोलेनॉइड इज आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सोलेनॉइड भी कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। जैसे मैग्नेट में होता है पूरा, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं निकलती ड्रम होती ना। और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर जाती है, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। याद रखना कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। क्या ये मैग्नेट की तरह शो हो रहा है, क्या सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की तरह है? यस, हम कह सकते हैं कि जो सोलेनॉइड होती है वो क्या होती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बच्चों, हमारा मुद्दा आज सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है। हम सोलेनॉइड के अंदर कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करनी है वो निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि एक सोलेनॉइड है, और कैसी सोलेनॉइड है बच्चों, लॉन्ग सोलेनॉइड। अच्छा, लॉन्ग सोलेनॉइड की भी कंडीशन सुन लो। जो लॉन्ग सोलेनॉइड होती है, बहुत लंबी, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, विड्थ बहुत कम होती है। ठीक है, ऐसी सोलेनॉइड के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मान ली जाती है। किनारे को छोड़कर अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या मान ली जाती है, यूनिफॉर्म, एक जैसी। लेकिन इसके बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 होती है। मतलब अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट बाहर की मैग्नेटिक फील्ड इतनी कम हो जाती है कि लगभग 0। ये बात याद रखेंगे क्योंकि यहां पे यूज होने वाला है। तो याद रखेंगे, लॉन्ग सोलेनॉइड में बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 कर लेते हैं। क्यों 0 कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग हो जाती है तो ये ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है। सपोज कर लेते हैं कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है मेरे पास, ठीक है, और मान लेते हैं भाई अब हम पूरी सोलेनॉइड नहीं बनाने जा रहे हैं। हमको पता है एक तरफ से वायर जाएगा और एक तरफ से पीछे से निकल आएगा, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं क्योंकि हमको डायग्राम में थोड़ा बड़ा बनाना है। ये हमने बना लिया लॉन्ग सोलेनॉइड। अच्छा, इस पे वायर रैप करो। हमने कहा भैया ये वायर रैप कर रहे हैं, एक तरफ से अंदर से गया और यहाँ बाहर से निकल गया। ठीक है, यहां से ऐसे क्रॉस करंट ऐसे फ्लो हो रही, यहां से हर जगह से करंट कहाँ आ रही है, ऊपर, जैसे अभी समझाया था मैंने। इस एंड से हर जगह से करंट क्या हो रही है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो मैंने अभी समझाया कि ऊपर आ रही करंट, तो राइट हैंड से सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ो कि तुम्हारी फिंगर का रोटेशन करंट को शो करे, ये तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इस साइड होगी। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड। 2 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे बच्चों, ज़्यादा बनाएंगे तो डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा, फिर हम समझेंगे कैसे। हमको यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। हम मान लेते हैं कि यहां से I0 करंट आई है। कितनी करंट आई है, I0। भाई एम्पियर सर्किट लॉ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एम्पियर सर्किट लॉ यूज करने के लिए हमको सबसे पहले एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा।
भाई हम मान लेते हैं कि हमने ये क्लोज लूप ले लिया, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल समझते हो ना? हाँ, वेरी गुड। अगर इंटर में आके रेक्टेंगल नहीं समझेंगे सर तो कैसे काम चलेगा है? जिसकी लेंथ ज़्यादा होती ब्रेथ से सारे एंगल 90 डिग्री खत्म। अच्छा, इसको नाम दे देते PQRS, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B है, तो यहां की मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्स कितनी होगी? अभी मैंने बताया था लॉन्ग सोलेनोइड की बाहर की मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्स कितनी होती है? 0। एग्जैक्ट नहीं बच्चों, बट इतनी वीक होती है कि हम उसको 0 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले तो थ्योरी, अरे वही लिखना है क्या? सपोज दैट अ लॉन्ग सोलेनोइड इज ऑफ लेंथ L, तो हमने क्या मान लिया? लेंथ जो है सोलेनोइड की वो L है। नंबर ऑफ टर्न्स N, नंबर ऑफ टर्न समझते हो? रैप जो कर रहे हो ना, देखो शुरू किया, पीछे से आए तो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, जितने बार लपेटा गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स आर N। सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ यूनिट लेंथ बता सकता है कोई? भाई अगर 5 मीटर लंबी सोलेनोइड होती और हम मान लेते कि इसमें 100 टर्न्स थे, तो 1 मीटर में कितने टर्न होंगे? और सर ये तो 20 होंगे। कैसे निकाला? 5 से डिवाइड कर दिया। मीन्स नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है? हम क्या करते हैं, 1 मीटर में जो टर्न निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? तो टोटल जितना नंबर है उसमें लेंथ से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टर्न ऑफ यूनिट लेंथ। 1 मीटर के टर्न निकल आएंगे, या 1 सेंटीमीटर, जो भी कहो, यूनिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक क्लियर। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें सोचना है कि हमको यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे यूज करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। बच्चों ये B डॉट DL ना, B और टोटल लेंथ का DL, तो इसका मतलब हमको B डॉट DL हर पार्ट का करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना हर पार्ट का अलग अलग लिख लें, जैसे P से Q B डॉट DL प्लस Q से R B डॉट DL प्लस R से S B डॉट DL प्लस S से P B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इज इक्वल टू कितना हो गया? म्यू नॉट I। I मीन्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। बच्चों हम इस लेंथ को x कह देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले B डॉट DL P से Q का क्या आंसर आएगा ये निकालेंगे, फिर Q से R का क्या आएगा, R से S का क्या आएगा, फिर यहां वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम क्यों ना इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, कोई दिक्कत नहीं। P टू Q
बी डॉट डी एल कितना आएगा सोचिए, ये आएगा बी इंटू एक्स। भाई बी भी इधर है टंग, एक्स भी इधर है टंग, तो ये कितना हुआ बी डॉट डी एल इक्वल टू बी इंटू एक्स। बट जब Q से R का बी डॉट डी एल आप करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 0। क्यों? अरे भैया Q से R में बी डी एल देखो ना, B इधर है और डी एल भाई साहब इधर है, ओ 90 डिग्री पे। अरे दिख रहा कि नहीं दिख रहा भाई, डी एल इधर है ना और बी इधर, cos 90 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा R से S, ठीक है, बी डॉट डी एल कितना आएगा सोचिए, 0। क्यों? अरे भैया बी अप्रॉक्स 0 थी कि नहीं जी, जब बी 0 हो गया बी डी एल कॉस थीटा, जब बी 0 है भाई साहब तो क्या आने वाला है, 0 ही तो मिलेगा। नहीं आया, आ गया? अच्छा फिर कौन बचा, आर से एस हो गया, अब कौन बचा, एस से पी, एस टू पी बी डॉट डी एल। ये वैल्यू कितनी निकलने वाली, ये निकलने वाली है बी डॉट डी एल यानी कि बी डी एल कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है ना, लेकिन कॉस थीटा की जगह क्या आएगा 90। क्यों? क्योंकि लेंथ है नीचे, ये है इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अच्छा तो इसका भी आंसर 0। इसका मतलब अगर इन सारे कंक्लूजन्स को आप ध्यान से देख लें, ठीक है, मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, मैंने आपको दिखा दिया कि P से Q का आंसर क्या आएगा, ठीक है, Q से R का क्या आएगा, R से S का क्या आएगा और S से P का क्या आएगा। तो हमको ये मिला कि B इंटू एक्स प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 म्यू नॉट आई। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं क्या कि भैया इसका तो B इंटू एक्स मिला, इसका क्यों 0 हुआ, क्योंकि B परपेंडिकुलर टू DL था, इसका क्यों 0 हुआ, क्योंकि B 0 था, इसका क्यों 0 हुआ, क्योंकि B परपेंडिकुलर टू DL था। समझ में आया? हाँ ठीक है। तो बच्चों B इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। आई है करंट पासिंग थ्रू द लूप, लूप कितनी लेंथ का है, एक्स लेंथ का। सोचिए नंबर ऑफ टर्न्स, इक्वेशन नंबर 2 कह दो, नंबर ऑफ टर्न्स इन एक्स लेंथ, एक्स लेंथ में कितने टर्न होंगे, अरे सॉरी कैसे निकलेगा, अरे बहुत सिंपल है भाई, तुमको पता है यूनिट लेंथ में कितने टर्न हैं, एन अपान एल, मतलब स्मॉल एन। 1 मीटर में कितने टर्न है, स्मॉल एन, तो 2 मीटर में 2n, 3 मीटर में 3n, तो x मीटर में xn। अरे तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा ध्यान दो, सो I इज इक्वल टू नेट करेंट इन x लेंथ। इस x लेंथ में P से Q तक नेट करंट कितनी होगी सोचिए भैया। I0 करंट पास हुई थी, 1 टर्न से कितनी करंट हुई I0, 2 टर्न से कितनी हुई 2I0, 3 टर्न से कितनी हुई
3I0, 4 टर्न से कितनी हुई 4I0, तो xn टर्न से कितनी होगी xnI0। नहीं समझ में भाई, एक टर्न की करंट I0 पास हुई ना, I0 दो हो गए तो 2I0। अगर केवल करंट ऐसे ऐसे देखोगे ना, इसके अंदर कौन सा पार्ट आ रहा, हमको पता है ना, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट थ्रेडिंग फ्रॉम इट, इससे जो अंदर से पास हो रहा, तो इसके अंदर से केवल ये करंट पास हो रही, और ये ऊपर से निकलने वाली सारी करंट क्या है, ऊपर की तरफ है, तो सब आपस में ऐड हो जाएंगी सेम डायरेक्शन में। तो xnI0 वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ I इन सेकेंड। जब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा b बराबर म्यू नॉट, ओहो, bx इज इक्वल टू म्यू नॉट xnI0, x कैंसिल, b इज इक्वल टू म्यू नॉट nI0। ये फार्मूला हो गया। स्मॉल n की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, एक और फार्मूला मिल जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ स्मॉल n, b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, म्यू नॉट n/l इंटू I0। देखो ना, स्मॉल n की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल N बाई L। ये भी फार्मूला हो सकता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, अब बच्चों आती है बात कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड। ठीक है, अच्छा, टोराइड से पहले एक चीज हम और समझ लेते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। किसी सोलेनॉइड के एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड आधी होती है बीच वाले की, क्यों, आओ देखते हैं। बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं, किसी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का एक बेसिक फार्मूला भी है, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए था ना, इसलिए ऐसा है। ठीक है, कोई भी सोलेनॉइड है, मान लीजिए r रेडियस की, ठीक है, तो इसका जो एक फार्मूला होता है, मान लीजिए यहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और ये लंबी नहीं है बहुत ज्यादा, इसकी लेंथ नहीं है, तो यहां से इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, इसके दोनों एंड को पहले आप मिला दीजिए। ठीक है, पहले एंड का एंगल यहां से मानेंगे, ये मान लीजिए कितना है φ1, दूसरा एंगल ये मानेंगे पूरा, ये एंगल क्या है मान लीजिए φ2। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू नॉट NI/2, म्यू नॉट NI/2 cos φ1 माइनस cos φ2। ठीक है, मीन्स फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, एट तो क्या होगा, फार पॉइंट P पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं भाई। सीधी सी बात है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, मान लीजिए यहां तक सोलेनॉइड होती, तो अभी एंगल छोटे हो जाते ना बच्चों, ये वाला छोटा हो जाता, ये वाला और बड़ा हो जाता। भाई अगर सोलेनॉइड इतनी बड़ी मैं ले लूं, आप ऐसे समझिए वही है, ठीक है, तो ये एंगल पहला वाला क्या हो गया, छोटा नहीं हो गया, और दूसरा वाला एंगल बड़ा नहीं हो गया।
अब जैसे जैसे मैं इसको लंबा करता जाऊंगा φ1 की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और φ2 की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। इसका सीधा सा सेंस ये हुआ कि इस समय φ1 जो है वो 0 हो जाएगा और φ2 जो है वो पाई हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि b की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट Ni बाई 2, ठीक है, cos 0 माइनस cos पाई। तो ये आ जाता है म्यू नॉट Ni बाई 2 1 माइनस माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हो गई म्यू नॉट Ni बाई 2 और इंटू 2, ये प्लस हो गया ना बच्चों, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब b हो गया म्यू नॉट Ni, अभी मैंने निकाला था ये वही आया। हाँ भाई, यहां पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ यूनिट लेंथ। समझाया था ना अभी, यूनिट लेंथ 1 मीटर, वही। अब हम बच्चों क्या करते हैं, हम इंड पर निकालते हैं। यहां मान लेते हैं इंड पर एक पॉइंट b डैश, इंड पर हमने पॉइंट क्या मान लिया, b डैश। यहां पे हमको पॉइंट इसको मान लेते हैं हम p डैश, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, b डैश, हम b डैश सपोज करते हैं। एट इंड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, इंड पर अगर बात करोगे, सोचो जब यहां आ जाओगे तो पहला एंगल तो इंड पर ही बन गया, तो φ1 कितना हो जाएगा, इस लाइन से वो एंगल क्या बनेगा, 90 नहीं हो जाएगा पहले एंड का, तो φ1 क्या हो जाएगा 90, φ2 इज इक्वल टू पाई। एट इंड ऑफ सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड लिख लो क्योंकि अभी भी बहुत लंबी सोलेनॉइड की बात हो रही है। देखो बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ही होता है बहुत बड़ी होना, जैसे मतलब 10 मीटर लंबी सोलेनॉइड है और 1 मिलीमीटर उसका रेडियस है, तो इसको इनफाइनाइट में काउंट करते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि यहाँ से लेकर अब पूरी दुनिया का चक्कर मारते घूमोगे, नहीं, इतनी लंबी लेनी नहीं, अरे ब्रेथ की अपेक्षा लेंथ बहुत ज़्यादा हो, बात खत्म, वही इनफाइनाइट। इस केस में बी डैश कितना मिलेगा भाई, इस फार्मूले में वैल्यू रख दो, म्यू नॉट Ni बाई 2 cos 90 माइनस cos पाई। cos पाई की वैल्यू -1, म्यू नॉट Ni बाई 2। तो याद रखना, किसी सोलेनॉइड के इंड की मैग्नेटिक फील्ड बीच की मैग्नेटिक फील्ड की आधी होती लॉन्ग सोलेनॉइड में, ठीक है, क्योंकि इधर वाला अगर एक पूरा सोलेनॉइड हो तो इधर भी लगा दो, वही आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक, क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओहो, कलर चेंज हो गया इनका भाई, हमको तो ऐसा नहीं करना अभी। ड्यू टू अ टोराइड, ड्यू टू अ टोराइड। बच्चों सबसे पहले बात यह होती है कि टोराइड होता क्या है, ये हमको देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा भैया, टोराइड क्या होता है, अ इंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोराइड। क्या होती है, इंडलेस सोलेनॉइड। इंडलेस मीन्स किसी सोलेनॉइड को क्या करो, सर्कुलर में व्रैप कर दो, मीन्स सोलेनॉइड तो हो लेकिन कैसी हो, सर्कुलर में मोड़ दो, ये।
अब इस पे एक वायर व्रैप करो। कहानी तो वही होनी है कि अगर एक तरफ से ऊपर गया है तो दूसरी तरफ के अंदर से आएगा। मान लो करंट ऐसे आ रही तो यहां से जाएगी क्रॉस, यहां से आएगी ऊपर, फिर आएगा, फिर यहां से अंदर होगी, फिर यहां से बाहर होगी, फिर यहां से होगी। ऐसा मतलब यहां से हर जगह से करंट क्या आ रही है, ऊपर निकल रही है। मतलब ऐसे वायर आ रहा, फिर यहां से दूसरे साइड से अंदर जा रहा। पहले ऊपर वाला बना लेते हैं। यहां से सारा करंट ऊपर निकल रहा, ठीक है, और यहां से अंदर। ये वायर है, ये क्या है, वायर, ठीक है। मीन्स अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से करंट ऐसे जा रही कुछ कुछ, हमने सपोज कर लिया करंट कितनी आई है, आई नॉट। करंट कितनी आई है, आई नॉट। ये इसका सेंटर है ओ। बच्चों हमको 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी, एक Q पर, एक P पर और एक R पर, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं आपको कि टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। भाई सीधी सी बात है, वही सोलेनॉइड वाला कॉन्सेप्ट। आप टोरॉइड को ऐसे पकड़िए कि आपकी जो राइट हैंड है उसकी जो फिंगर्स का रोटेशन है करंट की डायरेक्शन में हो। तो देखिए ऊपर से करंट इधर निकल रही, इधर से करंट बाहर निकल रही, तो ऐसे पकड़ेंगे। भाई देखो ऐसे आ रही, जब ऐसे पकड़ेंगे तो जो थंब निकलेगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होने वाली है, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है बच्चों। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, गोल गोल सर्कुलर टाइप की। बच्चों Q पॉइंट पे, फार पॉइंट Q, ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। क्यों? क्योंकि जब Q पॉइंट को लेकर आप कोई लूप बनाएंगे ना, तो यहां पर क्या होगा, कोई करंट नहीं होगी। इसका मतलब अगर यहां पे आप B.dl भी अप्लाई करना चाहें तो बराबर किसके आएगा, μ0 × 0, क्योंकि अंदर करंट क्या है, 0 है। इसीलिए अंदर की मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। याद रखिए, किसी टोरॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। जब यहां P पॉइंट की हम बात करेंगे, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, हम मान लेते हैं इसके लिए कि ये पॉइंट P सेंटर से R डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, ठीक है। जब ये R डिस्टेंस पर हुआ, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करेंगे, B.dl को μ0I के बराबर करेंगे, फॉर पॉइंट
P। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है बच्चों, म्यू नॉट I। हम यहां पे एक छोटा सा ये dl मान लिए। जब ऐसा करेंगे तो B dl cos 0 हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि dl भी ऐसा, B भी ऐसा, दोनों की डायरेक्शन सेम हम मान लेते हैं। इज इक्वल टू म्यू नॉट I। B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I मीन्स B इंटू 2 पाई R। भाई dl छोटी सी लेंथ है, जब टोटल लेंथ लेंगे इसकी अगर हम एक यहाँ पे लूप सपोज करेंगे तो उस लूप की लेंथ क्या आएगी? 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I। फिर वही बात देखिए, I टोटल करंट है, पास कितनी हुई थी? I नॉट। देखो यहां इन सबसे करंट अंदर जा रही, तो I नॉट प्लस आई नॉट प्लस आई नॉट मीन्स टोटल करंट अगर हमको निकालनी है तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड n, so I इज इक्वल टू एन आई नॉट। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आई नॉट। इसका मतलब ये हुआ B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B इज इक्वल टू या B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू, देखो यहां पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, म्यू नॉट I की वैल्यू n इंटू आई नॉट। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट अपान 2 पाई n आई नॉट अपान R। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इफ स्मॉल n is the number of turns of unit length, अगर हम मान लें स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न है यूनिट लेंथ का, तो बच्चों स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई यूनिट लेंथ में अगर n टर्न है तो क्या आएगा? टोटल टर्न अपान टोटल लेंथ। सिंपल। तो यहां पे अगर n अपान 2 पाई R को आप देखें ध्यान से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n लिख सकते हैं। तो B इज इक्वल टू एक फार्मूला बन गया म्यू नॉट एन आई नॉट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। क्या ये भी सेम आया? हाँ, कैसा? जैसा सोलेनॉइड का आया था। अब बच्चों फार पॉइंट R बात करते हैं। किसके लिए? फार पॉइंट R। R के लिए क्या बात होगी जरा देख लेते हैं। बच्चों अगर R पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको पता है आप यहां पे एक क्लोज लूप बनाएंगे। जब आप क्लोज लूप बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, इसमें जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही वापस। आई नॉट करंट आ रही तो आई नॉट करंट जा रही, आने वाली करंट को पॉजिटिव लेंगे तो जाने वाली को निगेटिव, तो नेट करंट कितनी हो गई? 0। सो इसमें जब B डॉट dl करेंगे तो वो फिर से 0 आ जाएगा। इट मीन्स इस समय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो किसी टोरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। आपको याद रखना चाहिए।